नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ जीनियस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को दीपावली की हार्दिक-हार्दिक शुभकामनाएँ। सभी खूब सारे व्यंजन खाएँ और थोड़ा-सा सेफ रहें पटाखों से, ठीक है? और कम चलाएँ पटाखे जिससे प्रदूषण भी कम होगा। चलिए 11 नवंबर के करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस आपके पास हैं 10 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर। बताइए किसी को पता है तो बताइए इसका आंसर। इसका जो आंसर है वो है 10 नवंबर। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। शांति और विकास के लिए यह 10 नवंबर को हम विश्व विज्ञान दिवस मनाते हैं, ठीक है? लोगों को विज्ञान के क्षेत्र में और उसके विकास के बारे में जागरूक करने के साथ ही उससे जुड़ी जरूरी जानकारियां देना इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और जो विज्ञान जो खोजे हैं अन्वेषण का जो कार्य है उसके प्रति जागरूकता बढ़ाना इस दिवस का कार्य है या उद्देश्य है। ठीक है, विज्ञान के प्रति सजग तो हमें वैसे भी रहना चाहिए। ठीक है, अगर वैज्ञानिक काम ढंग से तरीके से ना करें, अन्वेषण का काम ना हो, तो शायद ये हमारा जो साइंस है वो आगे ना बढ़ पाए। ठीक है, बहुत सारी खोजें हैं जिसके आधार पे आज हमारी ज़िंदगी बहुत सरल हो चुकी है। ठीक है, तो इसी इसी जागरूकता को लेते हुए ये हम विश्व विज्ञान दिवस मनाते हैं। चलिए, यह विज्ञान के बारे में हमारी समझ को और ज़्यादा बढ़ाने और समाज को विकसित बनाने में वैज्ञानिकों की भूमिका पर प्रकाश डालता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, वैज्ञानिक विज्ञान से संबंधित है। वैज्ञानिक, अगर विज्ञान ना हो तो वैज्ञानिक भी विफल हैं। समझ रहे हैं आप? क्योंकि विज्ञान की कितनी बड़ी भूमिका है हमारे आज के युग में। अगर विज्ञान ना हो तो शायद हम पहले वाली ज़िंदगी जी रहे होते, हमारी ज़िंदगी इतनी सफल ना हो रही होती और हमारा समय ना बच रहा होता। तो अन्वेषण, खोज, ये विज्ञान पर आधारित है। जितनी विज्ञान की समझ होगी तब हम विज्ञान को आगे ले पाएँगे और हमारी जीवन को सरल बना पाएँगे। इसी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, सजगता बढ़ाने के लिए हम 10 नवंबर को ये विज्ञान दिवस मनाते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, साल 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसके ऑप्शन हैं आपके पास भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड, श्रीलंका। बताइए इसका आंसर क्या है? इसका जो आंसर है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश साल 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। ये जो 2025 में एशियाई तीरंदाजी जो चैंपियनशिप हो रही है उसकी जो मेजबानी करेगा वो कौन सा देश है? वो है बांग्लादेश। 2025 की बात चल रही है। ठीक है, आयोजित विश्व तीरंदाजी एशिया कांग्रेस में यह फैसला लिया गया। जो सम्मेलन की जो बात चलती है, जो या कांग्रेस की बात चलती है, कांग्रेस का मतलब कोई पार्टी नहीं होती। यहाँ जो कांग्रेस है उसकी उसकी जो बात चल रही है यहाँ सम्मेलन से चल रही है। विश्व तीरंदाजी एक कोई सम्मेलन हुआ था, उसमें यह डिसाइड हुआ कि बांग्लादेश इसकी मेजबानी करेगा 2025 में। ठीक है, कांग्रेस में एशियाई महाद्वीप के कुल 24 सदस्य देशों ने भाग लिया है। इस सम्मेलन में 24 देशों ने सम्मिलित हुए थे और 24 देश इसमें भाग लिए थे। कौन से सम्मेलन में? तीरंदाजी एशिया जो सम्मेलन हुआ था उसमें 24 देश इसमें शामिल हुए थे। और बांग्लादेश और चीन ने 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप के आयोजन के लिए बोली लगाई थी। किस किसने लगाई थी? बांग्लादेश ने और चीन ने। ठीक है, तो बांग्लादेश फिर बाद में डिसाइड हुआ कि बांग्लादेश ही इसकी मेजबानी करेगा। चीन भी इसका प्रतियोगी था, इन्होंने बोली लगाई थी कि हम भी मेजबानी करेंगे, पर फाइनल में ये डिसाइड हुआ कि बांग्लादेश 2025 में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत बॉटेनिक्स ने किस राज्य में वुड प्रेस्ड कोल्ड ऑयल प्रसंस्करण सुविधा खोलने की घोषणा की है? इसके ऑप्शंस आपके पास है नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात। बताइए इसका आंसर क्या है? इसका जो आंसर है वो है गुजरात। भारत बॉटेनिक्स में गोल्ड राजकोट गुजरात में अपनी अत्याधुनिक वुड प्रेस्ड कोल्ड ऑयल प्रसंस्करण सुविधा खोलने की घोषणा की है। ठीक है, पहले मैं आप इसका इसका मैं बता दे रही हूँ उद्देश्य है क्या। इसका जो उद्देश्य है ये गुजरात में खुली है। ठीक है, राजकोट में। इसका उद्देश्य ये है कि लकड़ियों से निकलने वाला, डायरेक्ट लकड़ियों से निकलने वाले ऑयल का उपयोग करना जो अत्यधिक शुद्ध होता है। लकड़ियों को पीस के दबाकर जो निकलने वाला जो तेल है उसका उपयोग इसमें किया जा रहा है। और ये कहाँ पर खोली गई है? गुजरात में, राजकोट में खोली गई है। चलिए, यह
16,000 वर्ग फुट की स्वचालित सुविधा अपनी तरह की अनूठी सुविधा है। ये जो हमने एक जो सिस्टम चालू किया है ये स्वचालित है, ये अपने आप चलने वाली सुविधा है जो हमने गुजरात में ओपन की है, जो 100% स्वच्छता और पारदर्शिता को बढ़ावा देती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बिल्कुल शुद्ध ऑयल मिलेगा, यहाँ जो भी ऑयल निकाला जाएगा वो बिल्कुल शुद्ध होगा। तो ये शुद्धता को और स्वच्छता को ध्यान रखते हुए इसका बनाया गया है, जो स्वस्थ जीवन से स्थिरता और इसके द्वारा परोसे जाने वाले प्रत्येक ग्राहक के लिए, एक मिनट रुकिएगा, प्रत्येक ग्राहक के लिए खाद्य तेल प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। ठीक है, जब हम ऑयल शुद्ध निकालेंगे और इससे जो खाद्य बनाया जाएगा, जो भोजन बनाया जाएगा, वो भी शुद्ध ही होगा। ठीक है, तो इसमें विशेष ध्यान रखा गया है कि तेल की शुद्धता पर ध्यान रखा गया है, और जो आप तेल के द्वारा भोजन बनाया जा रहा है, ग्राहकों को परोसा जा रहा है, उसकी शुद्धता पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, आप इसको विशेष ध्यान रखें। ये क्या है? भारत बॉटेनिक्स। ठीक है, और इसका नाम क्या रखा गया है? वुड प्रेस्ड कोल्ड ऑयल। ठीक है, चलिए, वुड यानी लकड़ी, प्रेस्ड यानी दबाना, ठीक है, और ऑयल यानी कोल्ड, आप जानते ही हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रोहित ऋषि को किस बैंक का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शन हैं आपके पास, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक, यस बैंक और यूको बैंक। बताइए इसका आंसर क्या है? चलिए मैं इसका आंसर बताती हूँ। इसका जो आंसर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। चलिए पहले मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में आपको स्थापना बता दे रही हूँ। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई है 16 सितंबर 1935। ठीक है, 16 सितंबर 1935 में इसकी स्थापना हुई है, और इसका जो मुख्यालय है वो है पुणे में। इसका जो मुख्यालय है वो पुणे में स्थापित है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई है? 16 सितंबर 1935 को इसकी स्थापना की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोहित ऋषि ने श्री A.B. विजय कुमार का स्थान लेते हुए बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कार्यकारी निर्देशक की भूमिका संभाली है। किसने संभाली है? रोहित ऋषि ने। रोहित ऋषि ने कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। किस बैंक में हुए हैं? महाराष्ट्र बैंक में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ये अपनी पद का निर्वाह करेंगे। और ये किसके पद पे आए? विजय कुमार के पद पर इन्होंने अपना पद ग्रहण किया है। पहले कौन थे? विजय कुमार थे, अब रोहित ऋषि इस पर स्थापित हो गए हैं। चलिए, उनकी नियुक्ति 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए है। इनकी जो नियुक्ति है वो 3 वर्ष तक रहेगी। 3 वर्ष तक इस पद पर ये नियुक्त रहेंगे और अपनी सेवा प्रदान करेंगे। उनका उनका व्यापक अनुभव, शैक्षिक योग्यता और पेशेवर कौशल उन्हें बैंक के नेतृत्व के लिए, एक मिनट रुकिएगा, ये नीचे जा रहा है, हर सही करनी पड़ रही है। ठीक है, इनका जो बैंक का नेतृत्व है टीम के लिए एक मूल्यवान सदस्य बनाते हैं। इनकी जो शैक्षिक योग्यताएं हैं, इन्होंने जो जो डिग्रियां ली हैं उनके मुताबिक, और इनके पास जो कौशल है, इनके पास जो इंटेलिजेंस है, उसके मुताबिक इस पद के लिए इनको चयनित किया गया है। किसको चयनित किया गया है? रोहित ऋषि को। ठीक है, चलिए, निर्देशक के रूप में चयनित हुए हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि उनमें ये वाला नेतृत्व का कौशल होना ही चाहिए। तो उनकी ये जो व्यक्तित्व है इसके कारण इनको ये इनकी डिग्री के कारण तो मिला ही है, पर इनका जो व्यक्तित्व है, इनका जो कौशल है, उसके कारण इनको ये पद ग्रहण कराया गया है। ये इनकी इमेज है। ठीक है, देख लीजिए, क्या नाम है इनका? रोहित ऋषि। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वनडे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के शतकों की बराबरी किस बल्लेबाज ने की है? इसके ऑप्शंस आपके पास हैं, केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, रोहित शर्मा, विराट कोहली। बताइए इसका आंसर क्या है? इसका जो आंसर है वो है विराट कोहली। विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ इतिहास रचते हुए वनडे क्रिकेट में दुनिया के सबसे महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के शतकों की बराबरी कर ली है। जब विराट कोहली, मतलब इंडिया और साउथ अफ्रीका का जब मैच हो रहा था, अभी अभी आप वनडे आपने देखा ही है, वर्ल्ड कप कितना रोमांचक मैच रहा है। अभी वर्ल्ड कप जो देख रहे हैं हर कोई, सब अपने अपने काम से फ्री होकर वर्ल्ड कप जरूर देखते थे। तो ये जो अभी कुछ समय से पहले जो भारत का जो बड़ा ही अच्छा गेम चल रहा है, मतलब बहुत रोमांचक रहा है। मैं पर्सनली, मैं वैसे नहीं देखती ज़्यादा, मुझे क्रिकेट नहीं पसंद, पर फिर भी अब की बार जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी हो रही है भारत की तरफ से, वो बहुत ही सराहनीय है। चलिए तो इस पे बात करते हैं। विराट कोहली
मतलब भारत और साउथ अफ्रीका का जो मैच हुआ था, उसमें हमारे सचिन तेंदुलकर जो हमारे क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, उनका भी रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया है? विराट कोहली ने तोड़ दिया है। ठीक है, उनकी शतकों की बराबरी कर ली है। ठीक है, साथ ही विराट कोहली वनडे में शतक लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है, वनडे मैच में विराट कोहली शतक लगाने वाले 7वें बल्लेबाज बन गए हैं। कौन से नंबर के 7वें बल्लेबाज बन गए हैं? विराट ने मात्र 277 पारियों में अपने 49 वनडे शतक जड़े हैं। ठीक है, विराट कोहली ने 277 पारियों में 49 शतक जड़े हैं। ठीक है, 49 शतक दिए हैं। और वहीं सचिन ने 451 पारी में 49 वनडे शतक जड़े हैं। इन्होंने कम पारी, विराट कोहली ने 277 में ही 49 शतक कर दिए हैं, और हमारे सचिन तेंदुलकर ने जो 451 पारियों में 49 वनडे शतक जड़े थे, या उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था। तो विराट कोहली उनसे आगे निकल चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने पीएनबी और किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? इसके ऑप्शंस आपके पास है, बीओबी, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और फेडरल बैंक। बताइए इसका आंसर क्या है? इसका जो आंसर है वो है फेडरल बैंक। देखिए, ये जो जितने भी बैंक हैं, जितने भी मोस्ट बैंक हैं, मैं आपको एक दिन स्पेशल क्लास लूंगी इसकी, और आपको सारे बैंकों की स्थापना, मुख्यालय, क्या क्या कार्य हैं, कैसा क्या, कौन सा बैंक कौन सा कार्य करता है, मैं आपको अलग से ही उसकी क्लास लूंगी। अभी मैं उतना ही बता दे रही हूँ, क्योंकि अभी मैं पूरा डिटेलिंग में चली जाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो अलग से हम इसके लिए क्लास रखेंगे। ठीक है, चलिए अभी आप इसका इतना ही पढ़िए। इसका जो आंसर है वो है फेडरल बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक, ये तो मैं इतनी बार बता चुकी हूँ आपको आरबीआई के बारे में, बहुत बार। ठीक है, चलिए अगर ये किसी को अभी भी इसकी स्थापना और मुख्यालय नहीं पता है, तो इसका मतलब ये है कि वो लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, ये तो आपको सपनों में भी आ जाना चाहिए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, अगर आप करंट अफेयर रोज पढ़ रहे हैं तो। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि पंजाब नेशनल बैंक का यह जुर्माना अग्रिम पर ब्याज दर और बैंकों में ग्राहक सेवा से संबंधित कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर लगाया जा रहा है। देखिए, दो बैंकों पर उन्होंने रोक लगाई है। किस पर? फेडरल बैंक पर, पंजाब नेशनल बैंक, ये दोनों बैंकों पर उन्होंने रोक लगाई है। और इसका कारण ये है कि अत्यधिक ब्याज दर पर पैसा देते हैं और ग्राहकों की सुविधा के अनुसार जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों को पालन नहीं कर रहे हैं। कौन कौन से? पंजाब नेशनल बैंक और फेडरल बैंक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय बैंक ने एक अन्य विज्ञप्ति में कहा है कि केवाईसी नियमों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ही फेडरल बैंक पर भी जुर्माना लगाया गया है। केवाईसी संबंधी कोई इन्होंने नियम उल्लंघन किया है फेडरल बैंक ने, तो इस पर भी उन्होंने जुर्माना लगा दिया है। किस किस पर? पंजाब नेशनल बैंक पर और फेडरल बैंक पर। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक की जो स्थापना की है वो लाला लाजपत राय ने की है। ठीक है, ये राष्ट्रीय कांग्रेस के एक अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अध्यक्ष थे। ठीक है, और इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की, और इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। ठीक है, लाला लाजपत राय ने इसकी स्थापना की थी 1894 में, और इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में स्थापित है। चलिए, और ये फेडरल जो बैंक है, फेडरल बैंक की जो स्थापना है वो हुई थी, एक मिनट रुकिएगा, 1931 में। फेडरल बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1931 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो कोच्चि केरल में है। ठीक है, कहाँ पर है? कोच्चि केरल में इसका मुख्यालय है। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर जब भी मैं मोस्ट क्वेश्चनों का एक दिन हम अलग से सीरीज रखेंगे, क्वेश्चन नहीं सॉरी बैंकों का, तो मैं उस टाइम आपको उस क्लास में आपको पूरा डिटेलिंग करा दूंगी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस एस.आर. चौधरी के किस हाई कोर्ट का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस आपके पास हैं, पटना हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट। बताइए इसका आंसर क्या है? इसका जो आंसर है वो है कलकत्ता हाई कोर्ट।
मुख्य न्यायाधीश डीवी चंद्रचूड़। अभी जो मुख्य न्यायाधीश है वो डीवी चंद्रचूड़ है, जो आपको मैंने पहले भी बताया था और सर ने भी। अभी आपको संविधान चल रहा है तो आप सभी को पता होगा, सर बहुत अच्छे से संविधान पढ़ा रहे हैं, तो जो लोग संविधान पढ़ रहे हैं उन लोगों को भी पता होगा कि अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, बी डी वाई चंद्रचूड़। चलिए, की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियन। कॉलेजियन जो है एक जजों की एक समूह होता है। कॉलेजियन एक जजों का समूह होता है, जिससे 4 या 5 कॉलेजियन या जज उसमें सम्मिलित होते हैं और वो निर्णय लेते हैं। तो कोर्ट ने कॉलेजियन के अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ रॉय चौधरी को कलकत्ता हाई कोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। जो कॉलेजियन जो मैंने बताया, एक जो समूह होता है उसमें ही एक उपस्थित सिद्धार्थ रॉय चौधरी को कलकत्ता हाई कोर्ट का न्यायाधीश चुन लिया गया है। चलिए, स्थायी न्यायाधीश चुन लिया है। कॉलेजियन में न्यायमूर्ति संजय किशन कौशल और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भी शामिल हैं। इस कॉलेजियन में जो है संजय, एक जो न्यायमूर्ति वो है, और एक संजीव जी भी उसमें शामिल है। कॉलेजियम यानी समूह में ये लोग शामिल हैं, संजय जी भी शामिल हैं और संजीव जी भी शामिल हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, महिला हॉकी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का टाइटल किसने जीता है? इसके ऑप्शंस आपके पास हैं, भारत, मलेशिया, जापान, सिंगापुर। बताइए इसका आंसर क्या है? इसका जो आंसर वो है भारत। भारतीय महिला हॉकी टीम ने रांची में जापान को हराकर महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारतीय हॉकी जो टीम है वो उन्होंने जापान को हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम पर ले ली है, ठीक है, खिताब जीत लिया है। ठीक है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान को हराया है और ये जो खेल है वो रांची में हुआ था। ठीक है, तो इससे पहले भारत ने 2016 में सिंगापुर में यह टाइटल जीता था। ठीक है, इससे पहले भारत ने 2016 में ये टाइटल जीत लिया था। 2016 में इससे पहले ये टाइटल जीता था और अब हमने दोबारा से जापान को हरा के ये टाइटल अपने नाम कर लिया है। वहीं जापान ने 2013 और 21 में 2 बार यह टाइटल अपने नाम किया था और जापान ने भी 2013 और 2021 में 2 बार अपना टाइटल अपने नाम किया था, मतलब ये खिताब जीता था। 2 बार हमने जीत लिया है। कब कब जीत लिया है मैंने आपको बताया, 2016 में, और ये आपकी तो बात चली रही है अभी की, 2023 में और 2016 में भारत ने जीता और 2013 और 2021 में जापान ने ये खिताब अपने नाम किया था। चलिए, एशियाई खेलों के चैंपियन चीन ने दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया है। चीन ने तीसरा स्थान हासिल किया है, वो भी किसको हराया है? दक्षिण कोरिया को हराकर चीन ने अपना तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए चुनाव आयोग द्वारा कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है? इसके ऑप्शन हैं आपके पास, प्रतिज्ञा, ई चुनाव, इनकोर, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या है? इसका जो आंसर है वो है इनकोर। इनकोर काउंटिंग एप्लीकेशन एक व्यापक मंच है। इनकोर जो एक है वो काउंटिंग एप्लीकेशन है, मतलब जिससे वोटों की काउंटिंग की जा सकती है, गिने जा सकते हैं किन किन मतदाताओं ने अपना वोट दे दिया, उनके नाम, सारा कुछ इनकोर एक जो एप्लीकेशन है उस पर हम, सॉफ्टवेयर है उस पर हम देख सकते हैं। हमारे चुनाव में जो इतनी आने वाली दिक्कतें हैं उनको डिजिटलीकरण जो है वो इनकोर सॉफ्टवेयर से हम कर रहे हैं। चलिए, जो रिटर्निंग अधिकारियों को प्राप्त वोटों को डिजिटल बनाने, जो मैंने अभी आपको बताया, जो आपने वोट दिए वो डिजिटल बनाने, जो हमें मशीनों पर दिखेगा या कोई जो डिवाइस है उस पर दिखेगा, राउंड बार डेटा को सारणीबद्ध करने और गिनती के लिए विभिन्न वैधानिक रिपोर्ट तैयार करने में मदद करेगा। ठीक है, आपने वोट दिया कि नहीं दिया, अब जिसने वोट दिया उसका नाम क्या है, किस पे वोट दिया, सारा कुछ जो काम है वो डिजिटल हो जाएगा। ठीक है, इनकोर सॉफ्टवेयर से। चलिए, यह उम्मीदवार के नामांकन, हलफनामे, मतदाता मतदान गिनती, परिणाम और डेटा प्रबंधन के निर्बाध सुविधा प्राप्त करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, संपूर्ण
गिनती करना वोटों का, आपने किस पे दिया वो जानकारी रखना, हर चीज़ किस वार्ड में है, किस वार्ड में किसका नाम है, समझ रहे हैं आप? हर चीज़ ये इनकोर सॉफ्टवेयर से डिजिटलीकरण हो रहा है। ये बहुत सुविधाजनक होगा अगर ये सही तरीके से काम करता है तो। चलिए, अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस शहर को नेशनल स्मार्ट कॉनक्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, इसके जो ऑप्शन हैं आपके पास, जयपुर, इंदौर, कोलकाता और लखनऊ। एक बार और बोल देती हूँ, जयपुर, इंदौर, कोलकाता, लखनऊ। बताइए इसका आंसर क्या है? बताइए इसका आंसर। इसका जो आंसर है वो है इंदौर। ठीक है, इंदौर पहले से भी स्मार्ट सिटी थी, बहुत स्वच्छता, हम ये बहुत गौरवान्वित होने वाली बात है कि हमारे पूरे देश में भी मध्य प्रदेश में इंदौर, जो हमने कितनी करीब से देख रखी है, हर कोई जाता ही है इंदौर, तो उसको स्वच्छता का प्रमाण पत्र मिला है। ठीक है, और सबसे पहले नंबर पर स्वच्छता का प्रमाण पत्र मिला है किसको? इंदौर को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदौर में आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 स्मार्ट सिटी में नंबर 1 आने पर इंदौर को प्रथम श्रेणी का पुरस्कार प्रदान किया है। मतलब जो स्मार्ट सिटी है वो सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन आई है? इंदौर। ठीक है, स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का जो प्रमाण पत्र है या अवार्ड है वो हमारी इंदौर सिटी को मिल गया है। ठीक है, ये स्वच्छता पर निर्धारित है और स्मार्ट सिटी बिल्कुल डिजिटलीकरण हो रहा है। और ठीक है, स्वच्छता भी इसमें हम ध्यान रख रहे हैं। स्मार्ट सिटी हम इंदौर को बना दिया और उसके प्रथम श्रेणी में अवार्ड भी मिल गया है। ये किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये सम्मान दिया गया है। इस मौके पर महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने, जो इंदौर के महापौर हैं वो पुष्पमित्र भार्गव ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड के अंतर्गत बेस्ट स्मार्ट सिटी अवार्ड प्राप्त करना इंदौर शहर के लिए गौरव का क्षण है। बेस्ट स्मार्ट सिटी का जो अवार्ड जो मिल रहा है वो हमारे जो महापौर हैं पुष्पमित्र भार्गव, उन्होंने कहा है कि ये हमारे लिए गौरव की बात है। स्वाभाविक सी बात है, गौरव की बात तो होगी ही। चलिए, अब जो आपको कल मैंने क्विज दिया था उसका आंसर बहुत कम, अब तो दीपावली आ गई है तो शायद ही, मुझे नहीं लगता कोई वीडियो देखेगा। पर देखो, जिसको पढ़ने का है कि भाई मतलब रुकना नहीं है, जिसको ना, तो अगर जब तक हम किसी मुकाम पर पहुंच नहीं जाते वो उसके लिए क्या त्योहार और कुछ भी नहीं, मतलब ठीक है रहो, पर अपनी पढ़ाई को अपना उतनी ही अहमियत दो, समय निकालो और पढ़ो। ठीक है, कल तो किसी ने कोई आंसर दिया नहीं है, पर फिर भी कोशिश करें, पढ़ें और उसका आंसर दें और ध्यान लगाकर हर हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लिया करें छुट्टियों में भी। चलिए, इसका जो आंसर है एक बार मैं आपको पढ़ के दिखा दे रही हूँ। भारत और इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इस सम्मेलन का अध्यक्ष संयुक्त अरब अमीरात एवं उपाध्यक्ष बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश है और ये दोनों देश भारत के महत्वपूर्ण साझेदारी में है। ये जो दोनों देश हैं वो महत्वपूर्ण साझेदारी में है। ठीक है, कौन कौन? बांग्लादेश और संयुक्त अरब अमीरात। चलिए, दारी में है, इस जिससे यह सम्मेलन भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, जिससे यह सम्मेलन भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए, ये जो आंसर था, अब मैं अगले क्विज के लिए आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको आंसर बताना है। अंतरराष्ट्रीय खनन एवं संसाधन सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इसका जो आंसर है वो आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, कृपया दीपावली मनाएं पर साथ में थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहें। ये जो मैं आपके लिए त्योहार के टाइम पे भी आपको करंट अफेयर का मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं, तो आप इसको वेस्ट ना जाने दें और अपना इसका जो आंसर है पढ़ के आप कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए, सभी को दोबारा से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। राधे राधे।